हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसा कि हम 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस 12th क्लास के सिलेबस में क्या क्या है हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12th क्लास का सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट चैप्टर से, और फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक मैं ये सीरीज़ चलाने वाला हूँ कि जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाएं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन, और लास्ट तक आपको किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हम फिजिक्स में 12th क्लास में सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विद्युतिकी, है ना। अब विद्युतिकी में क्या पढ़ना है हमें? किसके बारे में पढ़ना है हमें? आवेश के बारे में पढ़ना है। यानी कि हमें पढ़ना है किसके बारे में? आवेश के बारे में। 12th क्लास में बेसिकली 80% जो पढ़ना है हमें आवेश के बारे में पढ़ना है, इसके गुणधर्म पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह से कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है 12th क्लास में, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, आपको जब आवेश पढ़ना है तब पढ़ना है कि जब आवेश स्थिर हो। ठीक है, यानी कि जब आवेश कैसी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो, यानी कि उसका वेग क्या हो? वेग हो जाए उसका 0, तो वो हमें पढ़ना है। और उसमें ही चैप्टर कौन सा आएगा हमारा? पहला चैप्टर, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्या बनता है? स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हमें आवेश की स्थिर अवस्था में जो भी गुणधर्म है वो पढ़ना है कि किस तरह से बिहेव करता है, वो हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जिसको। फिर आएगा आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आएगा संधारित्र। संधारित्र यानी कि आवेश को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से उसको एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को हम संधारित्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर होंगे, जब आवेश किस अवस्था में रहता हो? स्थिर अवस्था में रहता हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब आवेश v वेग से गतिशील हो। ठीक है, v वेग से गतिशील हो या स्थिर वेग से, कोई एक निश्चित वेग से गतिशील हो, तब हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, उसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा हमारा विद्युत धारा, यानी कि ये आपका चौथा चैप्टर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जब आवेश विवेक से गतिशील होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगला चैप्टर हमारा क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसके बाद विद्युत धारा के प्रभाव, ये हमें 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये 2 क्षेत्र हमें पढ़ने हैं। तो ध्यान रखिए, जब आवेश स्थिर है तो वो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और जब आवेश किसी निश्चित वेग v से गतिशील है तब क्या बनता है? तब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बनते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आएगा आपके पास जब आवेश त्वरित गति करे। ठीक है, जब आवेश त्वरित गति कर रहा है तब क्या क्या उसके अंदर आएगा? विद्युत क्षेत्र तो था ही, प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी था। ठीक है, साथ में वो क्या उत्पन्न करेगा? तरंगे उत्पन्न करेगा। तो ये तीनों का कंसेप्ट हमें साथ में पढ़ने पड़ेंगे जब आवेश क्या करे? त्वरित गति करे, है ना। चल रहा है, केवल स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वो गतिशील है v वेग से, त्वरण नहीं है, v निश्चित वेग से गतिशील है, तब क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। और जब आवेश त्वरित गति करे तब क्या होगा? उसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और साथ में वो तरंगे भी उत्पन्न करेगा। अब हम यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो तो एक पढ़ेंगे एसी, है ना, जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और डीसी जिसको कहते हैं हम दिष्ट धारा।
और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मैंने एक इस वेरिफिकेशन बता दिया आपको कि किस तरह से हमें 12th क्लास में पढ़ना है, वो आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर के लिए सबसे पहले हम समझते हैं आवेश को, कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश क्या है दोस्तों? आवेश एक ऊर्जा है ना। तो मैं लिख देता हूं, आवेश एक ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है। ठीक है, आवेश क्या है? आपसे कोई पूछे कि आवेश क्या है, तो आवेश एक ऊर्जा है, और आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता, वैसे ही आवेश को भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। फिर जैसे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे अब ऊर्जा को क्या करते हैं हम? एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो इसी तरह से इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश क्या है? आवेश आपसे पूछे कि आवेश क्या है, तो आवेश जो है वो एक ऊर्जा का रूप है। उसको ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, उसकी विधियां हम देखेंगे कैसे स्थानांतरित किया जाता है। आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया आवेश। ठीक है, और जो आवेश है, आवेश है क्या? वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन का ही रूप है ना। तो मैं आगे एक लाइन लिख देता हूं, आवेश इलेक्ट्रॉन का ही रूप है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ही आवेश कहते हैं हम। आवेश क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आवेश है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो केवल नेगेटिव होता है, लेकिन आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का ही एक रूप है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। बिना द्रव्यमान के रुकना संभव नहीं। तो दोस्तों जहां पे आवेश होगा वहां पे द्रव्यमान जरूर होगा। बिना द्रव्यमान के हवा में आवेश नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आवेश के गुण पे। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुण, कि आवेश में कौन कौन से गुण होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो आवेश के गुण में पहला गुण है इसके प्रकार। ठीक है, आप इसको इसी तरह से नोट करते जाइए, प्रकार। अभी कितने प्रकार का होता है वो देखिए, 2 प्रकार का होता है। ये आपने सुना भी होगा छोटी क्लासों में, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। और दूसरी चीज, अगर 2 पॉजिटिव आवेश मिले, 2 पॉजिटिव मिले या फिर 2 नेगेटिव आवेश मिले, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं समान आवेश। अगर आवेश समान है तो कैसा गुण होगा उसके अंदर? प्रतिकर्षण होगा। एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरह से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिले
तो यानी कि विपरीत आवेश, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, इनके अंदर आकर्षण का गुण पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहला प्रकार हो गया, इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखिए, द्रव्यमान, कि आवेश का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो मैं सभी के द्रव्यमान आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला है प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव आवेश है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mp लिखते हैं, छोटा m और p, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67। ये आपको याद रखना है दोस्तों, -10⁻⁻27 kg। ये किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊँ आप इंपॉर्टेंट लगा लें, इसको आपको याद रखना है, ये पूरे साल भर आपके काम आएगी। ठीक है, याद रखें। न्यूट्रॉन, दूसरा है आपका न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो कितना होता है, वो आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब आप सोचोगे दोनों मैंने बराबर रख दिए, तो हाँ बिल्कुल सही है कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये दोनों बराबर हैं, लगभग बराबर, ये दोनों द्रव्यमान में बराबर होते हैं। फिर भी लगभग का है तो मतलब थोड़ा सा तो अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा भारी है ना, थोड़ा सा भारी होता है किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा भारी होता है। कौन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है, लेकिन फिर भी इनका द्रव्यमान देखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें आ रहे हैं, इसके बाद तीसरा डिजिट इसका चेंज आ जाता है दोनों का। ठीक है, थोड़ा सा, तो कौन बड़ा होता है, न्यूट्रॉन बड़ा होता है, द्रव्यमान ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा। तो लगभग हम इसको बराबर ही मानते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये किसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो सबसे हल्का होता है, ध्यान रखिए, सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें -31 kg आ रहा है, इसमें 27 ही आ रहा है, तो ये भारी है और ये हल्का है। तीनों के तीनों कण जो हैं बहुत हल्के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही हल्का होता है। तो कभी कभार इसमें संबंध भी पूछ लेता है कि सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत हल्का होता है किसकी तुलना में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है तीनों में। ये लगभग बराबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। फिर इसके बाद हम ये पढ़ते हैं आगे, इस पे आवेश कितना होता है, आवेश की वैल्यू क्या होती है, आवेश। ठीक है, तो देखिए आवेश जो होता है प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो मैंने प्लस माइनस दोनों लगा दिया। +-1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है, ये आवेश को नापने की इकाई है, आवेश की SI इकाई। ठीक है दोस्तों, तो इतना ध्यान रखना है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश किस पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इतना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आगे और इसके गुण पढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका चौथा गुण पढ़ते हैं, इसकी चौथी इकाई। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके नोट्स बनाइए। इकाई, अब इसकी इकाई क्या होती है, ठीक है, तो कूलाम जो है इसकी, अभी मैंने आपको बताया, कूलाम जो है इसकी इकाई है, SI इकाई है। आपसे अगर पूछे कि आवेश की SI इकाई कौन सी है, वो कूलाम है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है, और सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होगी, वो होगी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे छोटी इकाई, यानी कि इससे छोटा आवेश जो है वो संभव नहीं है दुनिया में। ठीक है, अतः सबसे छोटी होगी। जैसे हमारे
हम नापते हैं किलोग्राम बड़ी इकाई है, उससे छोटी कौन सी ग्राम है, उससे छोटी क्या है मिलीग्राम है। तो ऐसे ऐसे करके सब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही आवेश की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी नहीं है। अब आपसे अगर पूछ ले कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो आपको इलेक्ट्रॉन ही लिख के आना है, इसकी सबसे छोटी इकाई। और ऐसा ही इकाई पूछे तो आपको क्या लिख के आना है, कूलाम। ठीक है, अतः एक इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश संभव नहीं है। सबसे छोटा जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन, उससे छोटा संभव नहीं है। हालांकि आपको एक बात और नोट करा देता हूं मैं, नोट करके लिखिए कि इससे भी इलेक्ट्रॉन से भी छोटे आवेश की खोज हो चुकी है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन ही होगी। इससे छोटे जो कण खोजे गए हैं उनको कहते हैं क्वार्क कण। क्या कहेंगे, क्वार्क कण। ठीक है, उस पर आवेश कितना होता है, +-E/3 और +-2E/3। यानी इन्हें साइंटिस्टों ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया है ना। तो उससे छोटी इकाई इन्होंने बना ली है, लेकिन उसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको केवल याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है तो ये दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉन की इकाई होगी आवेश की। इसके बाद जो पॉइंट है पांचवा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटी का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, अब देखिए क्वांटीकरण से आपका क्या बताया गया, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है ना। मान लीजिए कि गोला है और ये दूसरा गोला है। ठीक है, ये उदासीन था और ये भी उदासीन था। ठीक है, तो यहां से मैंने मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज दिया, है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों को, जब 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजा तो इस पे आवेश कितना आ गया, +2, और इस पे 2e, और इस पे कितना आ गया, -2e। जो भी चीज इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देती है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस पे तो हो गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव। ऐसे ही मैं अगर 50 इलेक्ट्रॉन देता तो इस पे आ जाता 85, और इस पे आता -85। तो इधर से 50 इलेक्ट्रॉन इधर गए। ठीक है, तो इस पे आ गया 50 और इस पे आ गया 85। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से 50 की बदले 2 की बदले मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ, 2.5। अब बोलोगे 2.5 कैसे भेज दूँ, सबसे छोटी इकाई मैंने कितनी बताई है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएगा, 3 जाएगा। 2.5 कैसे भेजोगे, टूट के तो जा नहीं सकता आधा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पूर्णांक के रूप में जाएगा। इसीलिए एक फॉर्मूला बना है, Q = Ne, है ना। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो भी आवेश का स्थानांतरण होगा वो एक पूर्णांक के रूप में होगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, 1e, 2e, 3e, 4e या 50e, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1.5 नहीं होगा, 1.7 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये स्थानांतरण कहलाता है ना, जहां n एक पूर्णांक है। ठीक है, n क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसको परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ है कि आवेश का स्थानांतरण सदैव पूर्णांक के रूप में होता है या पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 5वां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, पूर्णांक के रूप में जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 6th गुणधर्म जो है दोस्तों वो है आवेश संरक्षण का नियम।
आवेश संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पे सवाल बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम केवल ऊर्जा संरक्षण जैसा ही है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये परिभाषा पूछ लेता है आपसे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इस नियम में ऐसा क्या खास है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मेरे पास एक गोला है, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर एक गोला है ए, इस गोले का नाम है ए, इस गोले का नाम है बी और इस गोले का नाम है सी, ठीक है। 3 गोले हैं और एक बड़ा गोला बाहर है। बड़े गोले का मतलब है ना तो मैं बाहर से आवेश लूंगा ना बाहर कोई आवेश दूंगा, जो भी होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है। तो इस पे मैं मान लेता हूं कि इस पे आवेश है +3 कूलम, +3 कूलम, और इस पे आवेश है +4 कूलम, और इस पे जो आवेश है वो -10 कूलम आवेश है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इन तीनों आवेशों में चालन कराया गया, चालन मतलब आपस में टच कराया गया, और चालन के बाद, चालन मैं समझा दूंगा अभी आपको, यानी कि ये समझ लीजिए कि आवेशों को एक दूसरे में ट्रांसफर कर दिया गया है ना, इंटरचेंज कर दिया गया। तो क्या होगा, तो होगा ए गोले पे थोड़ी देर बाद आवेश आ गया है +7 कूलम, ठीक है, और बी गोले पे आवेश जो आ गया है वो आ गया है -3 कूलम। तो मुझे बताओ कि सी गोले पर कितना आवेश होगा, है ना, ये हमारा सवाल है कि ए बी सी पे पहले ही आवेश थे, दोनों सब में चालन हो गया, आपस में इंटरचेंज कर लिए, तो अब सी पर कितना आवेश होगा। तो आपको पता है कि आवेश नष्ट तो किया नहीं जाएगा और ना ही उत्पन्न किया जाएगा, कहीं बाहर से आया नहीं है, ठीक है। तो इनमें आपस में इंटरचेंज हुआ है, तो इनमें कुल आवेश कितना था आप जोड़ लो, है ना, 3 कूलम +4 कूलम -10 कूलम, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये जो इस पे मान लो x है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 7 -3 + x, जितना पहले था और उतना ही बाद में है, तो इसको जोड़ेंगे हम, तो ये हमारे पास बचेगा -3 कूलम, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4 + x, तो ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी -7 कूलम, ठीक है। दोनों बराबर रखने, चालन से पहले और चालन के बाद वाला दोनों को बराबर रखना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 कूलम, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ऐसे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, तो मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7 पॉइंट है, गतिशील आवेश का द्रव्यमान, ठीक है। अब मैं आपको पहली चीज बता दूं, अगर कोई आवेश Q चल रहा है, ठीक है, चलते टाइम पे अगर वो किसी बहुत तेज वेग से चल रहा है, किसी भी वेग से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो वेग से चल रहा है तो उसका आवेश चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका आवेश Q है या 2 कूलम है, 2 कूलम आवेश चला, बहुत ही स्पीड से चला, तो यहाँ पे चलते टाइम भी उसका आवेश वही रहेगा 2 कूलम। लेकिन जब द्रव्यमान की बात आती है, किसी आवेश का द्रव्यमान चलते टाइम चेंज हो जाता है ना,
चलते टाइम क्या होगा, उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कार चल रही है तो कार का चलते टाइम द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगर ये 100 किलो की कार है तो चलते टाइम भी ये 100 किलो की होगी, है ना, और रुकते टाइम भी 100 किलो की होगी। लेकिन जब आवेश चलता है तो उसका द्रव्यमान चलते टाइम पे चेंज हो जाता है। तो चलते टाइम पे जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, देखिए उसका एक फॉर्मूला है m/m0 अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब m0 क्या है, m0 है विराम अवस्था में द्रव्यमान। ठीक है, विराम अवस्था में जो द्रव्यमान है वो यहाँ रख दो। और v क्या है, v है आवेश का वेग, जिस वेग से वो चल रहा है। ठीक है, और c क्या है, c है प्रकाश का वेग, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कहाँ होता है, निर्वात में। तो c की वैल्यू तो ऐसे ही उठा के रखनी है। ठीक है, और अगर वायु में पूछ ले तो वायु में प्रकाश का वेग, वैसे वायु में और प्रकाश में लगभग सेम मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट डाटा बता देता हूँ। तो वायु में प्रकाश का वेग होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा ही कम होता है। निर्वात में तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु में प्रकाश का वेग जो होता है वो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो वायु c आपको रखना है, c का स्क्वायर, और v क्या है, v है आवेश का वेग, जिस वेग से आवेश चल रहा है। तो उसको कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। m क्या है, m है गतिशील अवस्था में आवेश का द्रव्यमान। ठीक है, और एक और चीज, यदि v बराबर c हो जाए, v बराबर c हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, हमारा जो आवेश है वो किस वेग से चले, प्रकाश के वेग से चले। प्रकाश के वेग से चलेगा तो क्या होगा, देखिए m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था फॉर्मूला। तो v की जगह क्या रख दो, c रख दो, दोनों बराबर हो तो c से c कट गया, ऊपर नीचे क्या बचा 1, यानी कि m0 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा, रूट में 0 हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। अतः v बराबर c हो तो आवेश का द्रव्यमान अनंत होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करके रखनी है कि c के वेग से, प्रकाश के वेग से अगर कोई आवेश चल रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आवेश के गुणधर्म मैंने खत्म कर दिए। अगले पार्ट में हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आवेश को, किसी चालक को किस तरह से आवेशित किया जाता है, उसकी विधियां हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज पूरी बनाई हुई है, तो आप सेकेंड पार्ट इसका देखिए और आगे की थ्योरी आप क्लियर करिए। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।